ठीक है, ओके। तो वही अभी मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज कर रहा हूँ, तो आप एक काम करो, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस करो। सो दिस विल बिकम p minus 4y plus 6 minus 2qz is equal to 8 minus 10 यानी minus 2। डन। ऐसे ही मैं सपोज करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को यूज कर रहा हूँ, तो आप एक काम करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो। दिस विल बिकम p minus 2y is equal to 8 minus 8 is 0। ठीक है। अच्छा, तुम्हें मैं ये कंसेप्ट बता देता हूँ यार एक बार अच्छे से ना, या फिर एक काम करो, तुम पहले थोड़ा ये समझने का ट्राई करो, ये आपको थोड़ा इजी रहेगा। तो हम लोगों ने यूज किया है सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज किया है। सेकंड और थर्ड यूज करने का पर्पस ये है मेरा यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं अभी। ठीक है, तो रेशियो वगैरह कंपेयर करना इजी रहता है। फिर आपको कल एक पॉइंट बताया था मैंने इसके अंदर, कि कभी भी तुम्हें दो इक्वेशन मिले यहाँ पे, तो तुम कोई भी एक पैरामीटर सेम बनाओगे, या तो आप y सेम बनाओ, या फिर आप z सेम बनाओ, या फिर कांस्टेंट सेम बनाओ, सच दैट कि मेरे को जनरली वेरिएबल का यूज ना करना पड़े। ठीक है। तो यहाँ पे है -2, तो मैंने काम किया इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई किया अभी, एंड दिस विल बिकम -2 प्लस इंटू -2, यानी कि 6 - 2q z इज इक्वल टू -2। क्लियर। अभी सपोज करो मेरे को चाहिए इनफिनिट सॉल्यूशन, तो देखो बहुत सिंपल है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि p -4/-2 इज इक्वल टू 6 - 2q/6 - 2q इज इक्वल टू -2/-2। डन। तो देखो इसका वैल्यू इसका वैल्यू 1 के इक्वल आना चाहिए, सो p -4/-2 इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 2। अभी तुम लोग एक चीज ये समझने का ट्राई करो, ये रेशो ऑलरेडी 1 है, ये रेशो ऑलरेडी 1 है। हाँ, इसमें ये डाउट हो सकता है कि सपोज करो q इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे तुम इसके अंदर चेक करके देखो, q इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करो, तो 6 - 6 कैंसिल, 6 - 6 कैंसिल, एंड p इज इक्वल टू 2। So this equation looks like -2y is equal to -2, and this is also -2 is equal to -2। तो -2y is equal to -2, और यहाँ पे भी -2y is equal to -2, मतलब दोनों सेम ही इक्वेशंस है। तो q इज इक्वल टू 3 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और q इज नॉट इक्वल टू 3 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इनफिनिट सॉल्यूशंस के लिए जस्ट p इज इक्वल टू 2 एंड q बिलोंग्स टू r। वैसे भी यार देखो, कोई भी आप एक चीज सेम कर देते हो ना, तो इनफिनिट सॉल्यूशंस के लिए बाकी पैरामीटर भी आपको सेम ही करने होते हैं, यानी कि p -4 इज इक्वल टू -2, दिस -2 इज इक्वल टू दिस -2, एंड दिस 6 - 2q इज इक्वल टू दिस 6 - 2q। अभी 6 - 2q और 6 - 2q ऑलरेडी सेम ही है। ठीक है। नो सॉल्यूशन, ये भी समझ लो अच्छे से। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब पैरेलल लाइंस वाला केस। सो p -4/-2 इज इक्वल टू 6 - 2q/6 - 2q इज नॉट इक्वल टू -2/-2, इज नॉट इक्वल टू -2/-2। अभी यहाँ पे एक पॉइंट समझ लो अच्छे से, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, 6 - 2q/6 - 2q, ये एक्चुअली 1 है और ये भी 1 है, लेकिन रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि दिस एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अभी 1 नॉट इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 ही होता है। तो आप एक काम करो, इस रेशियो को, ये रेशियो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप इस रेशियो को यहाँ से कैंसिल कर दो। और कैंसिल कैसे करोगे आप, जब q इज इक्वल टू 3, क्योंकि q इज इक्वल टू 3 पुट करते हो तो ये हट जाएगा यहाँ से। डन। तो q इज इक्वल टू 3 एंड दिस नॉट इक्वल टू दिस, यानी कि दिस नॉट इक्वल टू 1, सो p नॉट इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 3। थर्ड पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ताकि लाइन से पैरेलल ही ना बने। सो p -4/-2 इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है। और ये रेशियो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि q नॉट इक्वल टू 3, सो p इज नॉट इक्वल टू 2। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। कोई भी डाउट है इसके अंदर तो बताओ। एनी डाउट? आशुतोष? नहीं सर। चलो ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question is this equation, this equation, this equation, find out the value of lambda and mu so that no solution, infinite solution, exactly one solution। तो अभी मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज कर रहा हूँ, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो। सो दिस विल बिकम -14y प्लस 3y, यानी कि -11y एंड 16z माइनस का 5z, यानी 11z इज इक्वल टू 34 - 12, यानी कि 22। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो y - z इज इक्वल टू -2। नाउ यूजिंग थर्ड एंड फर्स्ट, ठीक है, तो 3x कैंसिल, दिस विल बिकम 22y प्लस लैम्डा माइनस 24z इज इक्वल टू म्यू माइनस 51। अगेन सेम पॉइंट, कोई भी एक चीज सेम बना लो आप, तो या तो इसको 22 से मल्टीप्लाई करो, वरना इसको 22 से डिवाइड कर दो। तो ये हो गया अभी y प्लस लैम्डा माइनस 24/22z इज इक्वल टू म्यू माइनस 51/22।
correct infinite solutions a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 same. So this already 1 है, तो इसका मतलब this is equal to this is equal to this. So mu minus 24 upon 22 is equal to -1 and mu minus lambda यहाँ पे, now यहाँ पे mu minus 51 upon 22 is equal to -2. Clear? अच्छा, तो infinite solution lambda minus 24 upon 22 is equal to -1, lambda is equal to 2, and this is equal to this mu minus 51 upon 22 is equal to -2. So mu is equal to 7. Next है unique solution. Unique solution के लिए a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So a1 upon a2 is 1 upon 1, b1 upon b2 is minus this upon this. Clear? ओके, तो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. c1 upon c2 के बारे में हम लोग कोई कमेंट नहीं करते हैं यूनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 2. थर्ड है यहाँ पे नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन के लिए a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पे आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 7. तो ये क्वेश्चन भी कल हम लोगों ने नोट किया था. ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को बताओ. अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं. इसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज किया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1. So this will become y plus 3z is equal to beta minus 1 and this is 3y plus 9z is equal to beta square minus 1. Again आपको बोला था कोई भी एक पैरामीटर आप सेम बनाओगे. So this is 3y plus 9z is equal to 3 times beta minus 1. फर्स्ट क्वेश्चन है इन्फिनिट सॉल्यूशन, तो देखो 3 3 के सेम है, 9 9 के सेम है, दिस आल्सो सेम, यानी 3 times beta minus 1 is equal to beta square minus 1. This is beta minus 1 beta plus 1. beta minus 1 कैंसल, ठीक है, कैंसिल, लेकिन साइड में आप लिखोगे बीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि कैंसिलेशन करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज हो जाते हैं, तो आपको लिखना होता है ये. ठीक है, नाउ 3 इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, सो बीटा इज इक्वल टू 3 minus 1 यानी कि 2. क्लियर? नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन के लिए होता है यहाँ पे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So 3 upon 3 is equal to 9 upon 9. ठीक है, ओके है, क्योंकि 1 is equal to 1 ही होता है, is not equal to this. So this means beta square minus 1 is not equal to 3 times beta minus 1. तो देखो इक्वल करने पे बीटा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2 आ रहे थे. मतलब जब तुम बीटा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2 पुट करते हो तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन मेरे को चाहिए नॉट इक्वल, यानी कि बीटा इज नॉट इक्वल टू 1 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 2. सो बीटा कैन एक्सेप्ट एवरी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1 and 2. थर्ड पॉइंट इज यूनिक सॉल्यूशन. फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, यानी कि 1 upon 1 इज नॉट इक्वल टू 1. ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन. आशुतोष, हाँ सर. यहाँ तक नोट हो गया था कल? हाँ सर. तो अब एक काम करो, आप इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट लिख लेते हैं इसके अंदर, है ना. अब एक काम करते हैं, हम लोग आते हैं डिटरमिनेंट मेथड के ऊपर. ठीक है, तो डिटरमिनेंट मेथड क्या बोल रहा है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ यार, है ना, समझने का ट्राई करना तुम लोग. सबसे पहले एक काम करो, ये टर्मिनोलॉजी नोट कर लो इसका. दिस, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंट सिस्टम. कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. ये मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म पे कि टू प्लेन्स का या तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा. जैसे हमारे रूम का कोई कॉर्नर देखो आप, वहां पे 3 प्लेन्स मीट कर रहे हैं और वो 3 प्लेन्स मतलब रूफ मीट कर रही है और 2 एडजेसेंट वॉल्स मीट कर रही हैं, तो वो एक ही पॉइंट है, मतलब वो तीनों प्लेन्स, वन रूफ और 2 एडजेसेंट वॉल, वो उस पॉइंट के अलावा और कहीं मीट नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वन सॉल्यूशन. पैरेलल वॉल्स हैं, वो कहीं मीट नहीं करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन. और सपोज करो एक वॉल के ऊपर दूसरा वॉल आ गया, या फिर 2 एडजेसेंट वॉल के इंटरसेक्शन से जो लाइन बन रहा है पूरा, उसी लाइन से एक थर्ड प्लेन पास करता है, एक थर्ड वॉल पास करती है. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. अच्छा, एटलीस्ट वन में मतलब वन आएगा या फिर डायरेक्ट इन्फिनिटी आएगा. इनकंसिस्टेंट सिस्टम मतलब नो सॉल्यूशन. थर्ड पॉइंट है यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन. ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूशन विच इज ओरिजिन एक्चुअली, यानी एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू साइमल्टेनियसली 0 0 0 ही होना चाहिए.
ठीक है। फोर्थ पॉइंट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब ओरिजिन के अलावा और कोई सॉल्यूशन, लाइक 0 0 1 हो गया, 1 1 1 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 0 0 हो गया। आप एक काम करो, इसको नोट करो पहले। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मतलब वन सॉल्यूशन या फिर इनफिनिट सॉल्यूशंस। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब 0 0 0, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब अदर देन 0 0 0। बस सिंपल डेफिनेशन है इसका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ये समझ लो अच्छे से, ये वही है जो डिटरमिनेंट मेथड है जिसको अभी तक हम लोग विदाउट यूजिंग डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे थे। डन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। इसको क्रेमर रूल भी बोलते हैं, क्रेमर्स, है ना। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है a1x b1y c1 z इज इक्वल टू d1। अच्छा, इनको ऑर्डर में ही रखना है यार, सबसे पहले x फिर y फिर z, और राइट साइड में मतलब कांस्टेंट, इक्वल साइन के राइट साइड में होना चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि तुम इसको इधर लेके आओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका सबका साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं डेल्टा। डेल्टा इज a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। और हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे डेल्टा वन। अच्छा, डेल्टा एक्स भी बोल सकते हो आप, डेल्टा वन भी बोल सकते हो। तो डेल्टा वन में आप क्या करते हो, बहुत ही सिंपल है, इस a1 a2 a3 के प्लेस पे d1 d2 d3 पुट कर देते हैं बस। यहाँ पे d1 d2 d3 पुट कर देते हो आप, क्लियर। बाकी सारा सेम है। डेल्टा टू के अंदर क्या करते हैं, सब सेम है, a1 a2 a3 c1 c2 c3, बस d1 d2 d3 सेकंड कॉलम में आता है। डेल्टा थ्री के अंदर फर्स्ट कॉलम सेम है, सेकंड कॉलम सेम है, बस d1 d2 d3 थर्ड कॉलम में आता है, क्लियर। अभी जो सॉल्यूशंस होते हैं ना एक्स वाई जेड, ये होते हैं ये डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, क्लियर। डेल्टा कैसे डिफाइन करोगे, ये डिटरमिनेंट डेल्टा है। डेल्टा वन कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग, ए वन ए टू ए थ्री के प्लेस पे लिखते हैं डी वन डी टू डी थ्री। डेल्टा टू कैसे डिटरमाइन करोगे, बी वन बी टू बी थ्री के प्लेस पे लिखोगे ये। डेल्टा थ्री कैसे डिटरमाइन करते हैं, सी वन सी टू सी थ्री के प्लेस पे लिखोगे ये, क्लियर। So x is equal to delta 1 upon delta, y is equal to delta 2 upon delta, and z is equal to delta 3 upon delta. अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा हुआ है अच्छे समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा और डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। अभी देखो डिनोमिनेटर में है डेल्टा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के यहाँ पे टू केसेस बन सकते हैं कि यार डेल्टा जीरो या डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट में ले रहा हूँ यहाँ पे डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, डिनोमिनेटर में नॉन जीरो टर्म है, तो जब डिनोमिनेटर में नॉन जीरो टर्म है इसका मतलब सॉल्यूशन प्रॉपर्ली डिफाइंड होगा, मतलब आपको सॉल्यूशन मिलेगा डेफिनेटली। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि डिनोमिनेटर इज प्रॉपर्ली डिफाइंड, ठीक है। फर्स्ट केसेस के अंदर डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों जीरो हो गए, तो ये एक्चुअल में जीरो अपॉन नॉन जीरो, जीरो अपॉन नॉन जीरो, जीरो अपॉन नॉन जीरो ही हो गया, लाइक 0.5 या 0.6। तो इसके अंदर वैल्यू मिलेगी आपको 0 0 0, क्लियर। ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है और ये ओरिजिन है, इसलिए ट्रिवियल सॉल्यूशन भी है। इसका मतलब ऑल थ्री प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट ओरिजिन, करेक्ट। सेकंड, इफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में से एटलीस्ट वन of delta 1 delta 2 delta 3 is non-zero, so non-zero upon non-zero, so non-zero upon non-zero will be non-zero। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स 0 0 0 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाएगा, मतलब अभी वो ओरिजिन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन अभी भी आपको यूनिक सॉल्यूशन मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही मिल रहा है।
लेकिन वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है. ऑल थ्री प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट अदर देन ओरिजिन. ठीक है. सेकेंड केस, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, मतलब अभी डिनोमिनेटर है जीरो. ध्यान रखना इस चीज को, जो नो सॉल्यूशन होता है ना, तुम ये देखो यहाँ पे, तो नो सॉल्यूशन के लिए नॉन जीरो अपॉन जीरो टाइप का फॉर्म बनना चाहिए. किस टाइप का फॉर्म बनना चाहिए? नॉन जीरो अपॉन जीरो. और इन्फिनिट सॉल्यूशंस के लिए जीरो अपॉन जीरो टाइप का फॉर्म बनना चाहिए. ठीक है. तो डेल्टा जीरो, तो इसके अंदर सपोज करो आप डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री तीनों को जीरो पुट करते हो, तो दिस विल बी जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो. और यहाँ पे आपको मिलते हैं इन्फिनिट सॉल्यूशंस. इसके अंदर भी एक्चुअली कई बार कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पे भी फिर से दो केस बनते हैं. सपोज करो इफ एनी टू प्लेन्स आर पैरेलल. ठीक है. मतलब दो प्लेन्स पैरेलल हो गए, तो देखो होगा क्या ना, जब दो प्लेन्स पैरेलल हो जाएंगे तो ये सारी चीजें क्या सेम हो जाएंगी एक्चुअली. ये मैं तुम्हें बताऊंगा वेक्टर एंड थ्री के अंदर, तो भी डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा. लेकिन ऑब्वियसली बात है, यदि दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके फिर सॉल्यूशंस नहीं होते हैं. तो सॉल्यूशंस नहीं होते हैं तो फिर इनफिनिट सॉल्यूशंस भी नहीं हो सकते. क्लियर. तो केस वन, if any two planes are parallel, यानी a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 is not equal to d1 upon d2. केस टू, एनी टू प्लेन्स कोइंसाइड, यानी कि a1 upon a2 सब सेम, तो हमको मिलते हैं इनफिनिट सॉल्यूशंस. आप बस इतना याद रखो कि इनफिनिट सॉल्यूशंस के लिए 0/0 वाला फॉर्म बनता है. एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन के लिए डिनोमिनेटर नॉन जीरो आना चाहिए. और नो सॉल्यूशन के लिए नॉन जीरो अपॉन जीरो, मतलब डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, इन तीनों में से एटलीस्ट वन नॉन जीरो बन जाए. क्योंकि जैसे ही यहाँ पे नॉन जीरो अपॉन जीरो बना, या फिर यहाँ पे नॉन जीरो अपॉन जीरो, या फिर यहाँ पे नॉन जीरो अपॉन जीरो, तो आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन. क्लियर. ठीक है. तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, यूनिक सॉल्यूशन. डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, नो सॉल्यूशन या फिर इनफिनिट सॉल्यूशंस. इसको नोट करो अच्छे से. प्रेम, कोई डाउट? नहीं सर. समझ आ रहा है ना? हाँ सर. तो वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ पे? हाँ सर. ओके. करो, इसको नोट करो. देखो यहाँ पे लिख लेना, इधर ही लिख लेना यहाँ पे. इसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो में आपको मिलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एंड डेल्टा इज इक्वल टू जीरो में आपको मिलते हैं इनफिनिट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन. बहुत ही सिंपल है. नो सॉल्यूशन के लिए नॉन जीरो अपॉन जीरो, इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए जीरो अपॉन जीरो, एंड यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो.
इससे नोट कर लो, कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। प्रथमेश क्लियर? हाँ सर क्लियर। पूछ लो यार, कोई भी डाउट है तो बता सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलो नोट हो गया ये सभी का? 2 मिनट रुको। ठीक। अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन अभी है ना, इसको डिटरमिनेंट मेथड सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो दिस क्वेश्चन ये ऑलरेडी सॉल्व किया था हम लोगों ने, जिसके अंदर बीटा 1 और बीटा 2 आंसर आ रहे थे। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। तो अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। तो सबसे पहले आप काउंट करो डेल्टा 1 1 1 1 2 4 1 4 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 20 माइनस 16 यानी कि 4, देन माइनस 1 10 माइनस 4 इज 6, बट दिस एलिमेंट है तो माइनस 6, एंड देन यहाँ पे ये 4 माइनस 2 इज 2। सो 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 इज 0। तो यहाँ पे डेल्टा ऑलरेडी 0 आ गया है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाला केस नहीं बनेगा इसके अंदर। तो इसके आंसर्स में भी यही आ रहा था, यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था वहां पे। ठीक है, अभी मैं काउंट कर रहा हूँ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। सो डेल्टा 1 इज 1 बीटा बीटा स्क्वायर, देन 1 2 4, देन 1 4 10। सो 1 टाइम 20 माइनस 16 यानी कि 4, फिर ये आएगा 10 बीटा माइनस का 4 बीटा स्क्वायर बट माइनस 1। सो 4 बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा। नाउ 4 बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर। क्लियर? So 4 beta square minus 2 beta square is 2 beta square, minus 10 beta plus 4 beta is minus 6 beta, and plus 4 2 common, beta square minus 3 beta plus 2। ऐसे ही डेल्टा 2 काउंट करो आप, 1 1 1, यहाँ पे आएगा 1 4 10, और मिडिल कॉलम में आएगा 1 बीटा बीटा स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया अभी 10 बीटा माइनस 4 बीटा स्क्वायर। नाउ 10 माइनस 4 6, बट दिस एलिमेंट है तो माइनस 6, एंड बीटा स्क्वायर माइनस का बीटा, माइनस 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 3 बीटा स्क्वायर, माइनस बीटा प्लस 10 बीटा यानी कि 9 बीटा, और माइनस 6। इसमें से कॉमन आ गया है माइनस 3, रिमेनिंग है बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 2। करेक्ट? अभी काउंट कर रहे हैं हम लोग डेल्टा z या डेल्टा 3, 1 1 1 1 2 4 1 बीटा बीटा स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज 2 बीटा स्क्वायर माइनस का 4 बीटा, सो काउंट करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 2। क्लियर? अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखो डेल्टा 0 है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 रिमेनिंग है। आपको बताया था इनफिनिट सॉल्यूशंस के लिए 0/0 वाला पॉसिबिलिटी बनना चाहिए। तो बीटा, दिस एक्सप्रेशन 0 for beta is equal to 1 and 2, this expression is also 0 for beta is equal to 1 and 2, and this is also 0 for beta is equal to 1 and 2। मतलब तुम बीटा is equal to 1 या फिर बीटा is equal to 2 पुट करते हो तो आपको मिलेगा 0/0, और 0/0 के अंदर मिलते हैं आपको इनफिनिट सॉल्यूशंस। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट था इसके अंदर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए इन तीनों में से कोई भी एटलीस्ट 1 होना चाहिए नॉन जीरो। लेकिन एक्चुअली इन तीनों का प्रॉब्लम ये है कि तीनों सब सेम ही आ गए,
तो आप बीटा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये सारे जीरो हो जाएंगे। उसके अलावा कोई और वैल्यू पुट करोगे तो सारे एक साथ नॉन जीरो रहेंगे। इसका मतलब बीटा कैन एक्सेप्ट एनी वैल्यू एक्सेप्ट 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 और 2 के अलावा कोई वैल्यू तुम यहाँ पे रखोगे तो ये मिलेगा आपको नॉन जीरो अपॉन जीरो, यानी कि नो सॉल्यूशन। क्लियर? अब जैसे ये क्वेश्चन, एक काम करो, इस क्वेश्चन को नोट करो एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो यार अच्छे से। कोई भी डाउट है तो बताओ मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 2p6z is equal to 8, x plus 2y plus q is equal to 5, x plus y plus 3z is equal to 4। क्लियर? तो इसको मैं डिटरमिनेंट मेथड सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले डेल्टा, फिर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। एक बार ये आपको नहीं करना होता, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना? ठीक है, एक बार आंसर निकाल के बताओगे मेरे को कितना आ रहा है? सॉल्व करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार सभी लोग। ये क्वेश्चन सॉल्व करो विदाउट यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। विदाउट यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। सर हाँ बोलो। वो सेकेंड इक्वेशन में क्यू जेड है ना? हाँ बेटा, क्यू जेड है वो, बिल्कुल क्यू जेड है।
सर वो p माइनस 4 इंटू वाई प्लस 6 माइनस 2q इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस 18 आएगा ना? -18 16 माइनस, नहीं बेटा 8 माइनस 10 माइनस 2 आएगा ना। मतलब सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ और ये फिर नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -8 -10 होगा ना नहीं फिर। नहीं, ये इज इक्वल टू 8 है, इज इक्वल टू 8 है ये। -8 नहीं है वो। नहीं ये इज इक्वल टू है ना, माइनस है तो फिर इक्वल कहाँ है यहाँ पे। हाँ ओके ओके। हाँ ये इज इक्वल टू 8 एक्चुअली। ठीक है, आई थिंक हो गया वो क्वेश्चन। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन p -4 इज इक्वल टू -2, सो p इज इक्वल टू 2, कॉमा 6 - 2q इज इक्वल टू 6 - 2q वो ऑलरेडी है, और -2 इज इक्वल टू -2 वो भी ऑलरेडी है। इसका मतलब q बिलोंग्स टू r। ये हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखो c1 अपॉन c2 आ रहा है 1 और नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 इज आल्सो 1 बिकॉज 6 - 2q अपॉन 6 - 2q, तो सेम ही क्वेश्चन है ये। आप इस रेशियो को नोट डिफाइन कर दो ताकि प्रॉब्लम हट जाएगा वहां से। तो q इज इक्वल टू 3 एंड p -4 अपॉन -2 इज नॉट इक्वल टू 1, सो p इज नॉट इक्वल टू 2। यह समझ लो, ये अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे रेशियो का प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए। ठीक है, और सपोज करो मेरे को चाहिए यूनिक सॉल्यूशन, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो b1 अपॉन b2 ये डिफाइन होना चाहिए, यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 3 एंड p इज नॉट इक्वल टू 2। ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन हम लोग एक्चुअली ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से। ठीक है, ये रफ कर रहा हूं मैं यार पूरा। चलो अब इसको डिटरमिनेंट मेथड से देख लो आप। डेल्टा सबसे पहले 2p6 1 2q 1 1 3। क्लियर। सो 2 टाइम्स 6 माइनस q, यानी कि 12 - 2q, देन माइनस p टाइम्स 3 माइनस q, माइनस p टाइम्स 3 माइनस q, तो दिस विल बी माइनस p टाइम्स 3 माइनस q, यानी कि pq माइनस 3q, एंड देन 6 टाइम्स 1 माइनस 2 यानी -6। क्लियर। तो ये हो गया अभी 12 - 6 यानी कि 6 प्लस का pq माइनस का 2q माइनस का 3p। ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। जनरली हम लोग इसके फैक्टराइज नहीं कर पाते, लेकिन हमें करना चाहिए। इस फॉर्म को आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? वेरिएबल इनटू वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल कांस्टेंट। फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये फैक्टराइजेशन के लिए। वेरिएबल इनटू वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे काम किया मैंने, इसका पेयर बना लो आप। ऑब्वियसली बात है, इसका पेयर नहीं बनेगा, कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, तो इसमें से पेयर बनाया, q कॉमन आ गया इसमें से, और ये रह गया p - 2।
नाउ इसमें से -3 कॉमन, अगेन p minus 2, सो दिस इज q minus 3 into p minus 2. ऐसे ही सपोज करो डेल्टा 1 कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो 854 p21 एंड 6q3. क्लियर? इसको ओपन करोगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे p minus 2 into 4q minus 15. ठीक है. नेक्स्ट डेल्टा टू अगेन 854, इसको मिडिल कॉलम में पुट करो और इसका जब तुम वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये ऑलरेडी 0 आ रहा है. डेल्टा थ्री मतलब 854, इसको थर्ड कॉलम में पुट करोगे तो दिस इज p minus 2. क्लियर? तो अभी जो है डेल्टा आ रहा है q minus 3 एंड p minus 2. स्टार्ट करते हैं यूनिक सॉल्यूशन से. सो यूनिक सॉल्यूशन के लिए दिस डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि p नॉट इक्वल टू 2 एंड q नॉट इक्वल टू 3. पहले भी वही सॉल्यूशन आ रहा था जब हम लोगों ने विदाउट डिटरमिनेंट किया था. ये समझ लो, है ना, ये 12th बोर्ड में आता है आपका क्वेश्चन. सो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 यानी कि p नॉट इक्वल टू 2, q नॉट इक्वल टू 3. क्लियर? आपको यदि चाहिए ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों साइमल्टेनियसली 0 एंड डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0. तो तुम खुद सोचो, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये तीनों साइमल्टेनियसली 0 आएंगे p इज इक्वल टू 2 पर, लेकिन p इज इक्वल टू 2 पे ये 0 हो जाएगा. इसका मतलब यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. मतलब जो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, दैट विल बी नॉन ट्रिवियल. क्लियर? सेकंड है इनफिनिट सॉल्यूशन. तो इनफिनिट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, इसके लिए आप करते हो डेल्टा 0. क्लियर? तो p इज इक्वल टू 2 या फिर q इज इक्वल टू 3. मतलब p इज इक्वल टू 2 भी एक्सेप्टेबल है और q इज इक्वल टू 3 भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा बनेगा 0. मेरे को चाहिए इनफिनिट सॉल्यूशन. तो इनफिनिट सॉल्यूशन के लिए साइमल्टेनियसली डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आना चाहिए 0. सो यू विल गेट 0/0 फॉर्म. तो वो p और q की वैल्यूज फिक्स करो यहाँ पे, जहाँ पे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा ये सारे एक साथ 0 बन जाए. तो ऐसा एक ही नंबर पॉसिबल है, p इज इक्वल टू 2. क्लियर? क्योंकि p इज इक्वल टू 2 पर ये 0, ये भी 0, ये तो ऑलरेडी 0 है और ये भी 0. क्योंकि तुम सपोज करो p इज इक्वल टू 2 के अलावा और कोई वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ प्रॉब्लम आएगा. क्लियर? तो इसका मतलब है p इज इक्वल टू 2 और q कंसिडरेशन में आ ही नहीं रहा है, यानी कि q बिलोंग्स टू r. सपोज करो आपको चाहिए नो सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशन का लिए केस क्या बनता है? नॉन 0/0, यानी ये तो 0 हो लेकिन ये नॉन 0. तो देखो, आपको ये 0 करना है, मतलब p इज इक्वल टू 2 या फिर q इज इक्वल टू 3. समझ रहे हो? ये ऑलरेडी 0 आ रहा है, तो ये तो 0/0 है, लेकिन मेरे को चाहिए नॉन 0/0. तो फिर p और q की वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट करो सो दैट आपका नॉन 0/0 फॉर्म निकल के आए. क्लियर? इसका मतलब है कि तुम p इज इक्वल टू 2 नहीं रख सकते. डन. और q3 p इज इक्वल टू 2 नहीं रख सकते, तो फिर इसको 0 कौन बनाएगा? q इज इक्वल टू 3. तो p इज नॉट इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 3. ये आंसर है इसका. ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से, और कोई डाउट है तो मेरे को बताओ.
कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। क्लियर? गौरी नोट हो गया ये? हाँ होगी। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखो एक प्रॉब्लम ये आएगा, तुम इसको डिटर्मिनेंट विदाउट यूजिंग डिटर्मिनेंट मत करो, क्योंकि यहाँ पर x के अंदर भी एक के टर्म्स प्रेजेंट है, y के अंदर भी एक के टर्म्स प्रेजेंट है और z के अंदर भी एक के टर्म्स प्रेजेंट है। प्रॉब्लम क्या होता है, यदि आप ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ना तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं। तो आप इसको ट्राई करना डिटर्मिनेंट मेथड से ही, इसको लिखो और इसको करके आना नेक्स्ट टाइम पे। इस क्वेश्चन को नोट करो, इसके लिए स्पेस छोड़ देना, ठीक है? फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी इजी भी है ये, ठीक है? एक्सप्लेन करता हूँ इसे मैं अभी। थ्री लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, डिग्री सेम होती है वहां पे। जैसे यहाँ पे डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, तो 5 का डिग्री होता है 0, तो ये होमोजेनियस नहीं होता। लेकिन अभी है 0, तो 0 कैन एक्सेप्ट एनी डिग्रीज। ओके, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है, ये भी होमोजेनियस इक्वेशन है। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑलरेडी 0 ही है, क्योंकि डेल्टा 1 के अंदर 0 0 0 आएगा फर्स्ट कॉलम में, तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो गया। डेल्टा 2 के अंदर 0 0 आएगा सेकंड कॉलम में, तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो गया। और 0 0 0 डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम में आने वाला है, तो उसका वैल्यू भी है 0। क्लियर? अच्छा एक चीज और, यहाँ पे नो सॉल्यूशन नहीं बन सकता, क्योंकि ये तीनों प्लेन्स ऑलरेडी 0,0,0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 0,0,0 को रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसका मतलब इनका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो कंफर्म है। डन। तो यहाँ पे डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0। सॉल्यूशन क्या होता है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, यानी कि 0 अपॉन डेल्टा, 0 अपॉन डेल्टा और 0 अपॉन डेल्टा। तो अगेन टू केसेस, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा इज इक्वल टू 0। सपोज करो आप पुट करते हो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो 0 अपॉन नॉन 0, 0 अपॉन नॉन 0, 0 अपॉन नॉन 0, यानी कि 0 0 0, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है और ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ऑल थ्री प्लेन्स पासिंग थ्रू या इंटरसेक्टिंग और ओनली एट वन पॉइंट ओरिजिन। सपोज करो आप पुट करते हो डेल्टा 0, तो 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0, यानी आपको मिलेंगे इनफिनिट सॉल्यूशंस। मतलब ओरिजिन तो मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन उसके अलावा भी आपको और भी कई सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। ये तुम लोग समझ गए ना यार सभी? जैसे इस तरीके से हो रहा होगा यहाँ पे सिनेरियो कुछ। सपोज करो ये दो एडजेसेंट बॉल है और इसी ये इन दोनों का इंटरसेक्शन लाइन है। सपोज करो इसी लाइन से एक थर्ड प्लेन्स पास करें, तो ये तीनों प्लेन्स आपको पूरा एक लाइन प्रोवाइड करेंगे, मतलब इनफिनिट सॉल्यूशंस। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, 0 upon 0, 0 upon 0, 0 upon 0, इनफिनिट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस अदर देन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, मतलब 0 0 0 के अलावा भी सॉल्यूशंस। थर्ड पॉइंट, प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट मोर देन वन पॉइंट। क्लियर? इसे नोट करो। तुम लोगों को याद है तो डिटरमिनेंट के स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन करवाया था, जहां पे 3 इक्वेशंस गिवन थे और लिखा हुआ था नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। अच्छा, इसको नॉन ट्रिवियल भी बोलते हैं ना, यहाँ पे नॉन ट्रिवियल भी नोट करना, मतलब अदर देन ट्रिवियल मतलब नॉन ट्रिवियल ही हो गया, लेकिन क्वेश्चंस में जनरली नॉन ट्रिवियल वर्ड भी यूज करते हैं हम लोग। तो नॉन ट्रिवियल के लिए या फिर इनफिनिट सॉल्यूशंस के लिए, फॉर नॉन ट्रिवियल या फिर इनफिनिट, यू विल डू डेल्टा इज इक्वल टू 0।
ये नोट हो जाए तो बताना मेरे को, क्वेश्चन करते हैं। अशो नोट हो गया ये? हाँ सर। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। दिस क्वेश्चन, if system of equations this having non-trivial solution, then find out the value of this expression. करो, देखो किसका आंसर आता है, देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे, ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, क्या बोल रहे हो? 1 1 ऑप्शन ए। करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, 1 आंसर है। कैसे, क्या शो बताओ? वही उस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड की, तो abc इक्वल टू a plus b plus c minus 2। डन, आगे बताओ। फिर
फिर जो हमें जिसका फाइंड करना है उसका एलसीएम करके सॉल्व किया और वो एबीसी की वैल्यू उधर डिनोमिनेटर में एबीसी के उसमें डाली। बिल्कुल सही है। तो ये आपको सॉल्व ही करना है बेसिकली, तो तुम एबीसी का वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, एक्चुअली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम ही आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आंसर आता है 1, करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो यार, है ना। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट पॉइंट समझो अभी। जैसे यहाँ पे 3 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो एक्चुअली तो स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है। 3 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, मतलब 3 स्ट्रेट लाइंस लिखे हुए हैं। डेल्टा होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब ऑल 3 लाइंस आर कंकरेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट का मतलब इनका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो इन तीनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर? ठीक है, जैसे ये एक बार लिखो, इसको नोट करो, इस पॉइंट को। ये समझ में आ गया ना कंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 3 लाइंस कंकरेंट है, मतलब एक पॉइंट है, एक सॉल्यूशन है जो इन तीनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वही कंडीशन है 3 लाइंस के कंकरेंट होने का, डेल्टा इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये नोट हो गया होगा सभी लोगों का। जैसे एक क्वेश्चन है y is equal to x plus 1, y is equal to lambda x plus 2, y is equal to lambda, ये is equal to अगेन lambda square plus lambda minus 1x plus 3. Find out the value of lambda so that these 3 equations form a consistent system, i.e. 3 lines are concurrent. तो सिंपल आप डेल्टा इज इक्वल टू कर दो 0, y को लेफ्ट में राइट में जरूर ले आना है ना। नहीं लाओगे तो भी चलेगा क्योंकि राइट साइड में है 0। तो सपोज करो मैं राइट में लेके आता हूँ, तो यहाँ पे आएगा -1 माइनस कॉमन और वो 0 में मल्टीप्लाई होकर 0। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 0 या फिर लैम्डा इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना यहाँ पे एक पॉइंट ये करके लिख लो, समटाइम्स प्रॉब्लम अकर्स, ये तुम्हें स्ट्रेट लाइन के अंदर ही बताया था। प्रॉब्लम क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 पर इन दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा, यानी दोनों लाइंस हैं पैरेलल, और जब ये पैरेलल हैं तो ये कंकरेंट नहीं हो सकते। क्लियर? ठीक है, इसे नोट करो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is this: find out the value of lambda, this lambda, so that these three lines cannot form a triangle. देखो cannot form a triangle के लिए फर्स्ट कंडीशन या तो वो लाइन कंकरेंट हो जाए, मतलब डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, या फिर सेकंड कंडीशन कोई भी टू लाइंस पैरेलल हो गए. जैसे इसका स्लोप फिक्स है -1/2, इसका स्लोप फिक्स है 3, तो ये तो पैरेलल नहीं हो सकते, लेकिन इसका स्लोप वेरिएबल है माइनस लैम्बडा. तो या तो माइनस लैम्बडा को आप 3 के इक्वल करो, या फिर माइनस लैम्बडा को -1/2 के इक्वल करो. तो फाइनली लैम्बडा इज इक्वल टू 6/5, ये डन. लैम्बडा इज इक्वल टू 1/2, ये एक्सेप्टेबल है. लैम्बडा इज इक्वल टू -3, ये भी आंसर है. इसका मतलब लैम्बडा के 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रेजेंट हैं यहाँ पे. इसे नोट करो. नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो. और मेरे को आंसर बताओ क्या आने वाला है. क्या आंसर है बताओ यार. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है यहाँ पे, जस्ट डिटरमिनेंट 0 करना है आपको बस.
जस्ट डिटरमिनेंट 0 करो. सर k belongs to R. करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है. 0 इज इक्वल टू 0 आ गया होगा मुझे लगता है. हाँ. डन. तो 0 इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k. करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर आएगा k बिलोंग्स टू R. करेक्ट है, बिल्कुल सही है. यार कुछ भी नहीं करना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, जस्ट डिटरमिनेंट 0 करो, फिर वहां पे पूरा k कैंसिल हो जाता है एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर. अच्छा, इस तरीके से आता 5 इज इक्वल टू 0, तब नो सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो. क्वेश्चन 2 होमवर्क में लिख लो, ये करके आना, ठीक है? इतना ही पढ़ते हैं आज. Question number 2 is x, y, z be points with integer coordinates satisfying the system of homogeneous equation. तो सबसे पहले इसका डेल्टा चेक करना, डेल्टा कितना आ रहा है? 3 -1 -1. अच्छा, डेल्टा में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे -3x + z लिखा हुआ है. इसका मतलब ये नहीं कि आप 0 -3 और 1 लिख दो, आप लिखोगे -3, 0, 1 एंड देन -3, 2, 1. क्लियर? सपोज करो डेल्टा आ गया नॉट इक्वल टू 0, तब तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है 0 0 0. लेकिन सपोज करो डेल्टा आता है 0, इसका मतलब इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है और इनफिनिट सॉल्यूशन है. ठीक है, तो आपको ये कंडीशन जो है इसको कितने पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वो सोच के फाइंड करना है. ठीक है, तो उसको होमवर्क में लिखो, आज इतना ही पढ़ते हैं. सर टेस्ट में डिटरमिनेंट्स का कहाँ तक आने वाला है? हाँ, डिटरमिनेंट्स तक आने वाला है, बिल्कुल जितना हमने पढ़ा है ना उतना ही आएगा, टेंशन मत लो. मतलब आज का पार्ट आने वाला है नहीं? हाँ, आज का पार्ट आएगा यार. अच्छा सुनो, यहाँ पे देखो ये क्या है, इसका तुम डेल्टा चेक करोगे ना तो वो 0 आ जाता है. अभी मैं एक पॉइंट समझाने वाला हूँ, तुम लोगों को समझ लो अच्छे से. यहाँ पे डेल्टा चेक करोगे तो वो 0 आ जाएगा, मतलब इसके इनफिनिट सॉल्यूशंस हैं. अब उन सॉल्यूशन को लिखते कैसे वो समझ लो. जैसे यहाँ पे है -3x + z = 0. तो सपोज करो x को सॉल्यूशन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ k, तो z = कितना आ गया है? 3k. अब ये तुम दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में पुट कर दो, सेम ही मिलेगा. सपोज करो इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो 3x यानी कि 3k -y माइनस का 3k कैंसिल, यानी कि y = आ गया 0. तो जो एक्चुअली सॉल्यूशंस है ना वो आपको इस फॉर्म में मिलने वाले हैं k, 0, 3k. क्लियर? ये तुम इसके अंदर रखोगे अभी. ये समझ लो यार, कई बार सॉल्यूशंस लिखा होता है कि सॉल्यूशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ, तो वहां पे हम लोग सबसे पहले किसी को रखते हैं k, फिर वहां से y, फिर वहां से थर्ड वेरिएबल फाइंड कर लेते हैं. अब ये तुम सॉल्यूशन इस इक्वेशन के अंदर रखो तो ये बनेगा k² + 9k² <= 100, यानी कि k² <= 10. इसके अंदर गिवन है कि सॉल्यूशंस इंटीजर है, लिखा हुआ है विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, इसका मतलब x, y, z इंटीजर होना चाहिए, तो k भी इंटीजर होना चाहिए. आशुष मेरे को ये बताओ, ऐसे कितने k इंटीजर पॉसिबल हैं जिनके लिए k² = 100 है? नहीं. 9 कैसे? सॉरी, k² <10, k² <10. हाँ, 3. एक्चुअली 7 +-1 +-2 +-3 और एक 0. समझे? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी. नोट कर लो इसे. अच्छा, वो ये बोलता कि मेरे उसे जो है सॉल्यूशन चाहिए पॉजिटिव, जस्ट इंटीजर्स, मतलब नॉन जीरो इंटीजर्स, तो हम लोग जीरो वाले को यूज नहीं करते हैं. तब वैसे पॉसिबल नहीं होता क्योंकि y 0 आ रहा है ऑलरेडी, इसलिए.
तो यहाँ पे डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जाता है पूरा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। ठीक है, इसे नोट कर लो आप अच्छे से, और कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सर आपने जो शीट भेजी है ना डिटरमिनेंट्स की, हाँ बताओ बताओ बताओ। उसमें है पार्ट 1 का सेक्शन ये प्रिंट नहीं हुआ है। पार्ट पार्ट 1 का सेक्शन है। सेक्शन ए प्रिंट नहीं हुआ है? हाँ, मतलब नहीं है पीडीएफ ऐसा खोलता हो तो दिखता नहीं है वो। एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ, रुको 1 मिनट। एक सेकंड में चेक करता हूँ। नहीं यार, आज तो दिख रहा है यार, मैंने व्हाट्सएप में ही ओपन किया है इसे। पार्ट 1 सेक्शन ए बोल रहे हो ना आप? हाँ सर, पहले पेज पे है। हाँ यार है, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। नहीं, पर मेरे फोन में पार्ट सेक्शन बी से सब दिखता है, पर सेक्शन ही दिख नहीं रहा। किसी और फोन में एक बार ओपन करके देखो, किसी और एप्लीकेशन में ओपन करके देखो एक बार। ठीक है सर। हाँ, किसी और एप्लीकेशन में ओपन करके देखो, नहीं होता है तो मेरे को बताओ, मैं फिर से सेंड करता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, ओके, इतना ही पढ़ते हैं आज हम लोग, है ना? बाय। ठीक है, तो अच्छे से रहो, और कोई भी डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप करो। शीट सॉल्व कर लो जितने भी डिटरमिनेंट्स वाले क्वेश्चन है उसके अंदर, और मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो यार आप लोग, क्योंकि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन सेम ही होता है। ठीक है, चलो ओके बाय, है ना?